तो यहाँ तक तो लास्ट क्लास में हो चुका है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो पॉइंट चार्ज क्रिएट करता है वो KQ बाई स्मॉल r स्क्वायर है और डायरेक्शन उसके चार्ज के साइन पे डिपेंड है, राइट। यहाँ तक पिछली क्लास में कोई प्रॉब्लम भाई किसी को? सर ये जो स्टेटमेंट आपने लिखी एक बार रीड कर दीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को लेके लिखा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे कल हम लोग कल नहीं मतलब लास्ट क्लास में ये डिस्कस कर रहे थे कि अगर हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है तो ये अपने आसपास पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस करता है उसकी जो डायरेक्शन होती है वो इस पॉजिटिव चार्ज से बाहर दिखाती है इस तरीके से। ये लास्ट वाले लेक्चर में बिल्कुल लास्ट में हुआ था डिस्कस कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसके नियर अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन का जो एरो होता है वो बाहर दिखाती है। और उसी क्लास में ये भी डिस्कस हुआ था कि अगर माइनस में कोई चार्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से आ रही है, माइनस की वजह से आ रही है, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज दिखाती है। कुछ याद आया आपको? प्रीवियस क्लास में ये पॉइंट डिस्कस हुआ था जब। यस सर। है ना भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होती है बाय द चार्जेस और एक्सपीरियंस होती है बाय द चार्जेस, दोनों ही बातें हैं। तो क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी क्रिएटेड बाय पॉजिटिव चार्ज, कैन बी क्रिएटेड बाय नेगेटिव चार्ज। दोनों ही कंडीशंस में अगर ये चार्ज काफी स्मॉल साइज का है, जिसको कि हम पॉइंट कह सकते हैं, अ चार्ज ऑफ स्मॉल साइज विच इज अ पॉइंट, तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की जो मैग्नीट्यूड है, जिसको कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहा गया है, उसके लिए फॉर्मूला KQ बाई R स्क्वायर है। और डायरेक्शन देखने के लिए ये देखना जाता है कि who is creating that electric field. If the electric field is created by a positive charge, so at any point the electric field vector should be away from the charge, and if the electric field is created by a negative charge, the electric field vector should be towards the negative charge. कोई डाउट है तो बताएं, और नहीं तो फिर आगे कंटिन्यू करें इसके आगे से। ये फंडामेंटल है। चले आगे बताएं। यस सर। यस सर। यस है ना, ठीक, ओके। तो आज आप डिस्कस करोगे इलेक्ट्रिक फील्ड बाय सिस्टम ऑफ चार्जेस, जो आज का लेक्चर है, और ये पूरा इसी फंडामेंटल पे काम कर रहे हैं। तो नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड बाय सिस्टम ऑफ चार्जेस, पहला आप पेयर ऑफ चार्जेस की बात करते हैं। तो पेयर ऑफ चार्जेस में बहुत केयरफुली ध्यान से देखते हैं। पेयर ऑफ चार्जेस पे सपोज हमारे पास दो तरीके के चार्ज हैं और कुछ इस तरीके से डायग्राम है आपके पास। मान लो दो चार्जेस हैं और दोनों ही पॉजिटिव मान के चल रहे हैं, प्लस ऑफ कैपिटल Q यहाँ पर एंड प्लस ऑफ कैपिटल Q यहाँ पर, और इनके बीच में जो सेपरेशन है वो 2 टाइम्स ऑफ D मान लेते हैं। तो चलो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ कि ऐसी कंडीशन में अगर कोई ये कहे कि इन दोनों के बिल्कुल मिडिल पॉइंट पर, यानी कि सेंटर वाले पॉइंट पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस सेंटर पॉइंट, दोनों चार्जेस के बिल्कुल सेंटर पॉइंट पर। और ये रूल ध्यान रखना है, ये रूल, हाँ। तो एक एक करके चलते हैं। बिल्कुल, ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ऊपर वाला पॉजिटिव चार्ज, ये इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, बट कौन सी डायरेक्शन में जनरेट करेगा? अकॉर्डिंग टू दिस रूल, आगे की तरफ डाउनवर्ड। तो एट दिस पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड बाय दिस अपर चार्ज विल बी अवे फ्रॉम दिस चार्ज, यानी कि जो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी उसकी डायरेक्शन नीचे होगी, और जो नीचे चार्ज रखा है इसकी वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऊपर की तरफ आएगी, अपवर्ड आएगी। और क्योंकि ये दोनों चार्जेस आइडेंटिकल हैं और ये पॉइंट दोनों से बराबर डिस्टेंस पे है, तो जब चार्ज आइडेंटिकल होंगे और डिस्टेंस भी आइडेंटिकल होंगी, यानी कि Q और R दोनों आइडेंटिकल होंगे, तो जितनी इंटेंसिटी से ये वाला चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होगा उतनी ही इंटेंसिटी से ये चार्ज भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होगा, बट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं। और इस वजह से यहाँ पर जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लिखी जाएगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट, वो कह सकते हैं कि इक्वल टू 0 होगा। यहाँ तक बात सही है? यस सर। यस सर। अब किसी और पॉइंट पर क्या होगा? जैसे मान लो आपसे कहा जाए कि हमको यहाँ पर कोई पॉइंट लेना है,
जो दोनों से बराबर डिस्टेंस पे है, सपोज यहाँ से और यहाँ से उसका सेम डिस्टेंस है, मतलब ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को हम यहाँ पर कुछ x मान लेते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी होगी। तो अगेन जो चार, हाँ जी बच्चा एक मिनट देखो, ये जो पॉजिटिव चार्ज, सबसे पहला काम ये किया करो आप, जैसे आप मैकेनिक्स में फ्री बॉडी डायग्राम देखते हो, यहाँ पर भी आपको सबसे पहले डायरेक्शन चाहिए। ये पॉजिटिव चार्ज जो ऊपर रखा है, इसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताओ क्या होगा। चार्ज के आगे पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव, तो आप उस पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ जाओ, मतलब कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होगा वो अवे फ्रॉम द पॉजिटिव, अवे फ्रॉम चार्ज। हाँ ये होगा। कितना होगा ये, अगर आप इसको E लिख दें तो ये E की वैल्यू कितनी होगी, तो उसके लिए भी फॉर्मूला है K इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, मतलब ये जो E है दिस इज इक्वल टू K दिस चार्ज Q अपॉन स्क्वायर ऑफ दिस डिस्टेंस, जो कि पाइथागोरस थ्योरम से एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। नाउ इसी पॉइंट पर दूसरे वाले चार्ज की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, जो यहाँ पर चार्ज रखा है इसकी वजह से, तो ये भी पॉजिटिव चार्ज है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी इससे बाहर जानी चाहिए, मतलब उसका जो डायरेक्शन होगा अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, इस चार्ज से बाहर जाता हुआ डायरेक्शन। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी मैग्नीट्यूड में सेम आएगी। क्यों आएगी सेम मैग्नीट्यूड में, मतलब इन दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड तो सेम चार्ज है, डिस्टेंस भी सेम, सेम चार्ज भी है और डिस्टेंस भी सेम है, मतलब ये दोनों फैक्टर सेम होने की वजह से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड ये प्रोड्यूस कर रहा उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड ये प्रोड्यूस कर रहा, बट वो सेम डायरेक्शंस में नहीं है, मतलब उनके बीच कोई एंगल बन रहा है यहाँ पर, तो वेक्टर का रिजल्ट। अगर हम ये मान लें कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन से थीटा एंगल बना रहे हैं, तो डायग्राम की सिमेट्री से ये एंगल भी थीटा होगा। ऐसे में इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट्स कर देते हैं, और इन इलेक्ट्रिक फील्ड्स के अगर हम कंपोनेंट्स करते हैं तो कैपिटल ई का जो साइन हॉरिजॉन्टल थीटा वाले कैंसिल हो जाएंगे। यस सर, बिल्कुल सही, ई यस कॉस सर, cos थीटा थीटा वाले एंड 2 टाइम्स हो जाएंगे। टू हाँ, कॉस और- थीटा हो जाएगा। बिल्कुल सही। सिमिलरली इस ई के कंपोनेंट करेंगे तो ई कॉस थीटा राइट साइड पर एंड ई साइन थीटा डाउनवर्ड साइड पर। तो क्योंकि ई साइन थीटा वाले कंपोनेंट्स अपोजिट होने की वजह से कैंसिल कर जाएंगे और ये सेम डायरेक्शन में होने की वजह से ऐड हो जाएंगे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो ये 2 टाइम्स कैपिटल ई इंटू कॉस ऑफ थीटा, एंड कैपिटल ई का मतलब हो गया के इंटू कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और कॉस ऑफ थीटा, तो कॉस ऑफ थीटा यहाँ से निकाल सकते हैं कि ये थीटा एंगल है तो वर्टिकली अपोजिट ये भी थीटा होगा। ऐसे में ये वाला जो ट्राइंगल बन रहा है, इस वाले ट्राइंगल से हम कॉस थीटा भी देख सकते हैं, एंड कॉस ऑफ थीटा विल बी दिस बेस तो d upon x, अंडर रूट डी एक्स होगा, अपॉन एक्स स्क्वायर। डी नहीं एक्स होगा यार, कॉस थीटा, ये एंगल थीटा है, तो ये यस सर, x upon d, एक्स अपॉन डी नहीं भाई, cos थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है भाई, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस x डी upon root a square plus d square. ये हाइपोटेन्यूज इसका पाइथागोरस थ्योरम से आएगा, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, भाई ये आंसर बन जाएगा। इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर बनेगी इन दो चार्जेस की वजह से, जिसका डायरेक्शन ओवरऑल डायरेक्शन इस तरफ आ रहा है। ओवरऑल डायरेक्शन, इंडिविजुअल चार्जेस की डायरेक्शंस अलग से देखा जाएगा, बट जब इन दोनों का रिजल्टेंट कर देंगे तो ओवरऑल हमें ये डायरेक्शन मिलेगा। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड ओवरऑल आएगी, जिसकी ये मैग्नीट्यूड, इतनी स्ट्रेंथ होगी उसकी। प्रोसेस क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। Right. चलिए और एग्जांपल दिखाते हैं। और एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल 2। सपोज हमारे पास यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है, अगेन प्लस क्यू चार्ज, और इसके साथ एक और चार्ज है, ये भी हमारा चार्ज सेम मैग्नीट्यूड का है, लेकिन अब की बार ये माइनस क्यू चार्ज, नेगेटिव माइनस क्यू। एक पॉजिटिव चार्ज लेते हैं, एक नेगेटिव चार्ज लेते हैं। अब आप बताओ इनके सेंटर पॉइंट पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर पॉइंट, इनके बीच का डिस्टेंस हम 2d मानते हैं,
तो एट दिस सेंटर पॉइंट इनके दोनों नंबरिंग दोनों। कर देते हैं। सुनो, इनकी नंबरिंग, ये चार्ज नंबर 1 है और ये चार्ज नंबर 2 है, तो कम्युनिकेशन करने में आसान रहेगा हमें और आपको। सबसे पहले सेंटर पर चार्ज नंबर 1 जो कि पॉजिटिव है, कौन से डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड सर जनरेट करेगी? डाउनवर्ड। Away from charge. हाँ, ये ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एरो बनेगा उसका जो टेल पॉइंट है, टेल पॉइंट पॉजिटिव चार्ज पे होता है हमेशा। टेल एट पॉजिटिव और हेड एट नेगेटिव, ये रूल ध्यान रखिएगा। पॉजिटिव टेल एंड नेगेटिव हेड उल्टा होता है। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड बाय द चार्ज नंबर 1, और ये होगा k इंटू क्यू डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, वो हो जाएगा d स्क्वायर। अब नेगेटिव चार्ज की बात करिए, चार्ज नंबर 2 जो कि माइनस है, इस सर ये पॉइंट भी पर उसकी डाउनवर्ड। ये भी डाउनवर्ड, डाउनवर्ड। यस सर डाउनवर्ड। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो हेड है वो टुवर्ड्स नेगेटिव आना चाहिए। तो नेगेटिव चार्ज अपनी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, तो इस नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इसी की तरफ आएगी जो कि E2, और ये भी सेम मैग्नीट्यूड होगा, यानी कि k इंटू क्यू डिवाइडेड बाय d स्क्वायर। नाउ So बोथ 2 वेक्टर्स times इन द K. सेम। हाँ, सो एट सेंटर, इसका मतलब एट सेंटर आप कह सकते हो कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, क्योंकि दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये 2 टाइम्स k क्यू डिवाइडेड बाय d स्क्वायर। है जी क्लियर ये? यस सर। Yes, sir. ठीक है। अब मान लो हमको यहाँ पर कैलकुलेट करना है इनके हॉरिजॉन्टल, सपोज x डिस्टेंस आगे चलेगा और इस पॉइंट पर पूछा जाए, इसको कोई एक ए पॉइंट कह देते हैं कि दैट व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट नंबर ए। तो एक एक करके आइए फिर से, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसको मिलाएंगे आपस में, पॉइंट को और चार्ज को कनेक्ट करेंगे, फिर ये देखेंगे ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो ये पॉजिटिव है, इसका मतलब एरो बाहर की तरफ, ये इलेक्ट्रिक E1 which means electric field by charge number 1. now इसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड by the charge number 2 which is negative charge। तो पहले चार्ज नंबर 2 को उस पॉइंट से मिलाएंगे, चार्ज नंबर 2 को उस पॉइंट से मिलाइए, उसके बाद चेक करो ये माइनस में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एरो उस चार्ज की तरफ होना चाहिए, यानी कि ये E2। अब E1 और E2 के मैग्नीट्यूड बराबर होंगे, मैग्नीट्यूड सेम होंगे बिकॉज चार्ज और डिस्टेंस बराबर है, और दोनों की वैल्यू k इंटू क्यू डिवाइडेड बाय ये वाले डिस्टेंस का स्क्वायर, उस पॉइंट और चार्ज के बीच में जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, जो कि पाइथागोरस X square plus D X square plus D square. राइट। अब अगर हम ये मान लें कि ये y डायरेक्शन से, मतलब ये एंगल थीटा है, सपोज दैट सिमेट्री से ये एंगल भी थीटा हो गया। So cos थीटा वाले कंपोनेंट कट जाएंगे। हाँ, अब की बार ये एंगल 90 माइनस थीटा बनता है। तो अब जब कंपोनेंट्स अगर आप करोगे ना, तो देखना E2 का डाउनवर्ड डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा E2 sin थीटा, और E2 का लेफ्ट साइड कंपोनेंट हो गया E2 sin थीटा। सिमिलरली जब E1 को रिजॉल्व करेंगे तो E1 का राइट साइड वाला कंपोनेंट आएगा और एक डाउनवर्ड कंपोनेंट आएगा। कौन से कंपोनेंट ऐड हो रहे हैं और कौन से कंपोनेंट एक दूसरे को मार डालेंगे? सर वो E2 cos थीटा होगा सर, इधर cos थीटा होगा। यस सर। Yes sir. हाँ, तो एक दूसरे को किल करने वाले कंपोनेंट्स कौन से हैं? सर cos cos थीटा वाले। Horizontal. वाले cos theta वाला. यानी cos थीटा वाले कंपोनेंट्स खत्म कर देंगे, ये इसको मार देगा, और E2 sin थीटा और इधर से जो E1 sin थीटा आएगा, दोनों ऐड होकर के ओवरऑल एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देगी। सो E नेट विल बी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, और उसकी वैल्यू कितनी होगी? तो दोनों के sin थीटा वाले कंपोनेंट्स, यानी कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो वो वैल्यू बन जाएगी KQ डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस d स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ थीटा, और इसमें 2 और मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हो कि दो कंपोनेंट्स मिलेंगे आपको ये वाले, तो दैट्स व्हाई मल्टीप्लाइड बाय 2। नाउ साइन ऑफ थीटा की वैल्यू पुट करें इसके अंदर, D upon sir root d x square upon plus under root x square plus d square. राइट। नाउ साइन थीटा विल बी d अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, वो यहाँ सब्स्टिट्यूट करिए और आंसर आ जाता है। तो ये एक तरीका है कि आप मल्टीपल चार्जेस में इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे कैलकुलेट करोगे। देखो रूल्स फॉलो करते हो तो आसान रहता है,
जबरदस्ती मतलब, और रूल्स भी बड़े सिंपल से हैं। मैग्नीट्यूड इससे कैलकुलेट करते हैं और डायरेक्शन देख लेते हैं कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और सेम डायरेक्शन में है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है, और अपोजिट डायरेक्शन में होने पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। प्रॉब्लम तब होती है जब वो किसी एंगल पर वेक्टर बनने लगे। तो उसका तरीका सीधा सा है कि आप हर एक वेक्टर के एक्स और वाई डायरेक्शन के कंपोनेंट्स करिए, फिर ये देखा जाए कि कौन से कंपोनेंट कैंसिल आउट करने वाले हैं, कौन से कंपोनेंट ऐड करने वाले हैं, और अकॉर्डिंगली आप रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालोगे। तो यहाँ तक कुछ क्लियर होगा तो बता दे, और आगे बताएं। Yes, sir. Clear है। सर Yes. यस ओके, ठीक है, और एग्जांपल दिखाते हैं आपको। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन और है जिसमें ये कहा जा रहा है, मान लो कि हमारे पास यहाँ पर एक चार्ज नंबर 1 जो कि +4q चार्ज है, एंड अनदर चार्ज 2 विच इज प्लस ऑफ कैपिटल Q। एक +4q और एक प्लस कैपिटल Q। इस एग्जांपल का पर्पस है ये फाइंड आउट करना कि कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। वेयर इज द इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू 0। ये मेरा क्वेश्चन का पर्पस है, टाइटल क्वेश्चन है। टाइटल क्वेश्चन का मतलब होता है इसके अंदर कंसेप्ट होते हैं। तो दो चार्जेस हैं, अब आपसे पूछा जाए कि बताइए ऐसा कौन सा पॉइंट है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 आएगी, राइट यार, कौन सा पॉइंट होगा जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आएगी। अच्छा, क्यों 0 आएगी? देखो, अगर हम +4q और +q के बीच में कोई पॉइंट ले, देखो हमारे पास टोटल 3 स्पेस है। एक स्पेस कौन सा है? चार्ज नंबर 1 की लेफ्ट साइड वाला स्पेस, सो L। एक स्पेस चार्ज नंबर 2 के राइट साइड है, R। और एक स्पेस 1 और 2 के बीच में है, मिडिल स्पेस। तो लेफ्ट स्पेस, मिडिल स्पेस और राइट स्पेस, 3 स्पेस में डिवाइड कर लेते हैं। अगर मैं लेफ्ट स्पेस में कोई भी पॉइंट रखता हूं और डायरेक्शन चेक करता हूं पहले, तो चार्ज नंबर 1 इस पॉइंट पर कौन से डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होगा? अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड। और इसी पॉइंट पर ये वाला चार्ज किस तरफ प्रोड्यूस करेगा? ये भी पॉजिटिव चार्ज है। लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड। डायरेक्शन बहुत केयरफुल रहिएगा, डायरेक्शन पार्ट सही, हाँ लेफ्ट, दोनों पॉजिटिव चार्ज है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से दूर जानी चाहिए, तो इससे भी दूर जाएंगे, इससे भी दूर जाएंगे, तो दोनों चार्जेस सेम डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर दें। क्या इनका रिजल्टेंट कभी 0 आएगा? दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में जाएंगे? नो सर। नो No, सर। sir. नो सर। नहीं आ सकता। तो देयर इलेक्ट्रिक फील्ड इन द लेफ्ट साइड रीजन कैन नॉट बी 0। नाउ द राइट साइड पोर्शन पे आइए। यहाँ पर अगर कोई पॉइंट होता तो दिस पॉजिटिव चार्ज will create electric field towards right, and this charge again positive will also create towards right. Again both are in the same direction. Here also electric field cannot be 0 because both the vectors are in the same direction. यानी कि पॉसिबिलिटी बचती है सिर्फ इन दोनों के बीच में कहीं पर, मतलब चार्ज नंबर 1 और चार्ज नंबर 2 के बीच में। सपोज इनके बीच में कोई पॉइंट लेते हैं अगर, और पॉजिटिव से अवे एक एरो बनाना है आपको, so if I draw arrow which is away from this positive charge, so that is the direction charge number 1. Another arrow which is away from this positive charge, left side. तो यहां पर एक पॉसिबिलिटी बन रही है कि दोनों वेक्टर अपोजिट हैं, तो हो सकता है कि इन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर आ जाए और ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दें और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 बन जाएगी। आर्ग्यूमेंट समझ में आया? रीजनिंग पार्ट? Yes, sir. यस सर। Sir. रीजनिंग पार्ट, ठीक है। अब ये पॉइंट कहां पर होगा, मतलब इस +4q चार्ज से कितनी दूर होगा? तो मान लेते हैं कि इससे x डिस्टेंस पे है। अब अगर इधर से x डिस्टेंस है तो इधर से क्या डिस्टेंस होगी? उसके लिए हमको ये देना पड़ेगा कि इन दो चार्जेस के बीच में जो टोटल डिस्टेंस है वो कितनी है। तो मान लीजिए कि टोटल डिस्टेंस r है, टोटल डिस्टेंस कुछ a मान लेते हैं कि टोटल डिस्टेंस a है। तो अगर इधर से x डिस्टेंस वाले पॉइंट है तो उस साइड से हमारा a माइनस x डिस्टेंस हो गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड वहीं पर 0 हो पाएगी जहां पर इन दोनों चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड्स बराबर हो, यानी कि E1 एंड E2
का मैग्नीट्यूड पार्ट सेम हो जाए और इवन फॉर्मूले के हिसाब से kq by r square. So it is k, the charge is 4q upon square of distance x square. E2 k, charge is capital Q and इस साइड से a minus x है तो उसका स्क्वायर. अब इसको जरा सिंप्लीफाई करके देखते हैं कि जरा x की क्या वैल्यू बन रही है, और आप ही लोग बताओगे यार x की क्या वैल्यू बन रही है सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू. काफी कुछ कैंसिल हो रहा होगा इसमें आराम से, सिंपल मैथ है. k and k कैंसिल, q and q कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4a minus x square is equals to x square, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर रूट लेकर के और x की वैल्यू निकाल के आती है. सर आंसर ए के टर्म्स में लिखेंगे ना सर? हाँ, a के फॉर्म में आंसर रहेगा, बिल्कुल a के फॉर्म में आएगा. 2a by 3. राइट, 2/3a. राइट. x इक्वल टू 2a अपॉन 3. 2a upon 3. हालांकि आप अगर प्रॉपर मैथ लगाओगे तो दो आंसर आएंगे अगर हम मैथ्स के कंसेप्ट पर जाए ना, क्योंकि ये स्क्वायर है ना, जब तो क्वाड्रेटिक हाँ। बनेगी। हाँ इस मतलब मैथमेटिकल वे में चलोगे तो स्क्वायर रूट बन रहा होगा तो आप प्लस माइनस दो साइन आएंगे यहाँ पर. तो एक्चुअली होगा उससे क्या नहीं कि जिन लोगों ने वैसे किया होगा मतलब प्लस माइनस लगा करके, तो उनके लिए एक्स की एक और वैल्यू आएगी बट वो नेगेटिव वैल्यू वाली होगी. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो अगर मैथ के चक्कर में फंस जाओगे तो मतलब, क्योंकि मैथ के हिसाब से भाई स्क्वायर है तो दो आंसर बनने चाहिए, लेकिन फिजिक्स के हिसाब से हमें सिर्फ वो वाला आंसर रखना है जिसमें पॉजिटिव साइन आता हो, बिकॉज हम एक डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं और डिस्टेंस नेगेटिव में नहीं ला सकते कभी. मैथमेटिकली हमारा आंसर नेगेटिव आ सकता है बट फिजिक्स में अ डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव. चलिए, इसका मतलब ये हुआ कि थोड़ा सा वर्किंग हटा रहे हैं इसको, ठीक है. 2a/3. अब इसको समझना पॉइंट. इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास यहाँ प्लस ऑफ 4q चार्ज था और इस तरफ प्लस ऑफ कैपिटल Q चार्ज, तो जो हमने अभी भी कैलकुलेशंस की हैं उन कैलकुलेशंस के हिसाब से इन दो चार्जेस के बीच में एक पॉइंट ऐसा है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 आ रही है. और क्यों 0 आ रही है? जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड ये चार्ज प्रोड्यूस कर रहा उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड ये चार्ज प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं. और ये पॉइंट का डिस्टेंस जस्ट नाउ आपने कैलकुलेट किया तो ये 2a/3 फ्रॉम द लेफ्ट साइड, यानी कि a/3 फ्रॉम द राइट साइड. और इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में, इसके जस्ट थोड़ी देर पहले जब हमने एग्जांपल लिया था तो उसमें हमने दोनों चार्जेस आइडेंटिकल पुट किए थे, मतलब प्लस Q एंड प्लस Q. वहां पर कौन सा ऐसा पॉइंट था जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 आई थी, जब दोनों की सेम स्ट्रेंथ थी चार्जेस? a/2. Middle point. a/2. The midpoint. Center was the point where E was 0, that was a/2 इधर, a/2 इधर. एंड एक्सपेक्टेड भी है यार कि जब चार्जेस सेम स्ट्रेंथ के होंगे तो दोनों से बराबर डिस्टेंस वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी, बट चार्जेस अनइक्वल स्ट्रेंथ के होंगे, अनइक्वल स्ट्रेंथ के, तो फिर जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा वो मिडवे नहीं आएगा, बिल्कुल सेंटर पॉइंट नहीं होगा. और सर एक एग्जाम, हाँ बोल पूछो. सर जो -2a/3 आ रहा था उसका कोई सिग्निफिकेंस है सर? नहीं है, बता तो दिया ना कि वो मैथमेटिकल कंसेप्ट है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का. फिजिक्स में उसका कोई मतलब नहीं है. ठीक है सर. ठीक है, ये दो एग्जांपल हो गए, एक एग्जांपल और देंगे फिर उसके बाद कंक्लूजन पॉइंट पर आ जाएंगे. एक और एग्जांपल यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं. अब की बार हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें लेफ्ट साइड पर हमने -4q चार्ज लिया है और राइट हैंड साइड पर +q चार्ज लिखा है, और अभी भी ये डिस्टेंस a है, टोटल डिस्टेंस a. अब आपको बताना है कि कौन सा ऐसा पॉइंट होगा जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आएगी. सर वो डिस्टेंस के बाहर वाला कोई कि पॉइंट होगा मैं sir. सर डिस्टेंस आपको लेकिन मेंशन करना होगा ना सर कि हाँ किस बोल तो तरफ रहा से हूँ ले कि रहा ये है जी बच्चा. सर, किस तरफ से ले रहा है? देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में लिखा होता है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में नहीं ये लिखा होता है, और अगर आप स्कूल एग्जाम में हो तो आपको बताना पड़ता है 2a/3 डिस्टेंस फ्रॉम द बिगर चार्ज और
a/3 डिस्टेंस फ्रॉम द स्मॉलर चार्ज लेफ्ट साइड, ये सब तो सब्जेक्टिवली लिखना पड़ेगा, लेकिन जब ऑब्जेक्टिव पेपर होता है तो ऑप्शंस में लिखा होता है ये। ओके सर। अच्छा, लॉजिक बिल्डिंग पे थोड़ा ध्यान दो, अभी मैं फिर बोल रहा हूँ आपसे। सर देखिए, राइट now साइड minus- होगा। हाँ, अब इसमें देखना है बिल्कुल, इसमें कौन सा वो पॉइंट है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। विल इट बी बिटवीन द चार्जेस और राइट साइड और लेफ्ट साइड, ये रीजनिंग का पार्ट है। लेफ्ट साइड। आप लोग कहते हो ना कि, एक मिनट, कहते हो ना कि हम लोगों से क्वेश्चन क्यों नहीं होते, टीचर से हो जाते। देखिए, टीचर्स में और बच्चों में फर्क है भाई, हम लोग का एक्सपीरियंस है, बट अपना एक्सपीरियंस हम आप लोग को बता रहे हैं कि तरीका क्या होता है सोचने का। सबसे पहले आप लॉजिक लगाओ, अपनी रीजनिंग पार्ट पर आओ कि वो लेफ्ट होना चाहिए, इनके बीच में होना चाहिए, या फिर राइट होना चाहिए। तो पहले डायरेक्शन, अगर हम राइट साइड पे कोई पॉइंट लेते हैं और आप लोगों से पूछा जाए कि बताइए ये प्लस क्यू चार्ज कौन से डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, इनके नंबरिंग कर लेते हैं 1 और 2, व्हिच मींस चार्ज नंबर 2 यहां पर दोनों जो लेफ्ट इलेक्ट्रिक साइड फील्ड, में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। नहीं, वो नहीं कह रहे बच्चे। चार्ज नंबर 2 जो पॉजिटिव है, सिर्फ आप मुझे ये बताओ कि इसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या डायरेक्शन बनेगा। सर right राइट side. साइड। राइट Right साइड side. राइट साइड। राइट साइड सर। ये E2 होगा, E2 राइट। और इसी पॉइंट पर इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में होगा, लेफ्ट Left साइड। लेफ्ट Left side. लेफ्ट साइड। E1। तो ये दो अपोजिट वेक्टर्स हो गए, हो सकता है ये आपस में कैंसिल कर दें। हाँ सर, अच्छा, क्योंकि 4Q की वैल्यू ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होने के लिए डिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए उसका, हाँ, तो राइट साइड होगा। यस सर। अब बिल्कुल, अब जरा -4Q के लेफ्ट साइड पर आओ, यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है। अगर हम लेफ्ट साइड जाते हैं तो ये जो माइनस चार्ज है ये इलेक्ट्रिक फील्ड को अपनी तरफ लाएगा, इस तरफ, लेकिन पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड को लेफ्ट कर देगा, E2। यहां भी ये दोनों अपोजिट है, लेकिन अगर इनके बीच में कोई भी पॉइंट ले लो आप, इनके बीच में माइनस चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड को अपनी तरफ पुल करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज टुवर्ड्स नेगेटिव, एंड दिस पॉजिटिव चार्ज विल क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज अवे फ्रॉम दिस, वो भी लेफ्ट साइड होगा। मतलब इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड बाय दीज टू चार्जेस आर इन द सेम डायरेक्शंस। जीरो तो आ ही नहीं सकता कभी, दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में कभी नहीं जीरो हो सकते। तो या तो इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा या तो इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, बट उसमें भी दो पॉसिबिलिटीज, लेफ्ट वाले साइड पर जीरो होगा या राइट वाले साइड पर जीरो होगा। तो देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज के प्रपोर्शन में है, यानी जितना बड़ा चार्ज उतनी बड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड, और डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है, मतलब जितना कम डिस्टेंस उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड। लेफ्ट साइड वाले पॉइंट पर -4Q चार्ज की बात करें तो इसका चार्ज भी ज्यादा है और यहां पर डिस्टेंस भी कम है, लेफ्ट वाले चार्ज से इधर डिस्टेंस कम होगी। क्या ये दोनों फैक्टर इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बना देंगे? Yes sir, बना रहे हैं। यस है ना? सर। एक तो चार्ज ज्यादा, तो जितना बड़ा चार्ज उतनी बड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस साइड से हमारा डिस्टेंस कम है, उस वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा हो जाएगी। चार्ज ज्यादा है उसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा, डिस्टेंस कम है इसलिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा। तो दोनों फैक्टर्स क्या कर रहे हैं, इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को स्ट्रॉन्गर बना रहे हैं। इसका मतलब चार्ज नंबर 1 इस पॉइंट पर ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा एज कंपेयर टू चार्ज नंबर 2। तो ये कैंसिल कभी नहीं हो सकते, भले उनकी डायरेक्शंस अपोजिट हैं बट वो कैंसिल आउट नहीं हो सकते। इधर वाले साइड पर आइए, इधर वाले साइड पर, यहां पर कैंसिलेशन पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है? चार्ज नंबर 1 का डिस्टेंस ज्यादा हो गया है। अब चार्ज Yes. नंबर 1 से आप, हाँ, भले ये चार्ज बड़ा है लेकिन डिस्टेंस भी तो बड़ी हो गई। आर्ग्यूमेंट Yes, sir. आ रहा, समझ में नहीं आ रहा भाई? यस यस सर। यस सर। यस सर। ओके, तो अब हम मानते हैं कि जिस एक ऐसा पॉइंट है जहां पर दोनों की वैल्यू बराबर आएगी। सपोज वो पॉइंट इस प्लस क्यू चार्ज से x डिस्टेंस पे है, मान लेते हैं कि इस प्लस क्यू से x डिस्टेंस पे वो पॉइंट है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में कैंसिल आउट हो रही है। और इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे आप? E1 is equals to E2. E1 इक्वल टू E2, बिल्कुल सही है।
ऐसे आप लोग रिस्पॉन्ड करते रहो तो यार मजा आ जाए, फिर जल्दी जल्दी सब चीजें हो जाए। E1 इक्वल्स टू E2। नाउ E1 इज K, द चार्ज इज 4Q अपॉन, यहाँ से वो पॉइंट कितनी दूर हुआ, अगर वो प्लस Q से X डिस्टेंस पे है, A plus X. A A plus plus X. X. ये A प्लस एक्स का स्क्वायर हो गया, बिल्कुल सही है, इक्वल्स टू E2, एंड E2 इज K इंटू Q अपॉन एक्स स्क्वायर। एक बार फिर से x कैलकुलेट करते हैं, सेम प्रोसेस लगा करके, और मैं आंसर आप सर एक बताओ चीज फिर। पूछनी थी सर। हाँ जी सर एक चीज पूछनी थी पूछो। सर, आपने सर ये क्यों नहीं लिया सर, जो -4Q और +Q के बीच में जो है सर, E1, जो E1 ग्रेटर है सर, तो E1 माइनस E2 करके क्यों नहीं सॉल्व किया सर? तुमने मेरे ख्याल से क्वेश्चन सुना नहीं है ध्यान से। जब आपको पता है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, और हम लोग सर्च कर रहे हैं वो पॉइंट जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ जाए, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है एक कम है, डिफरेंस करके 0 तो आएगा नहीं। यस सर। यस अच्छा समझ गए, अच्छा समझ गए सर, समझ गए। हम हमारा क्वेश्चन अलग है। हाँ सर ठीक है, समझ गए। आंसर बता क्या आ रहा है इससे, एक्स का। सर ए आ रहा है। इक्वल टू ए। एक्स इक्वल टू ए बिल्कुल सही आंसर है, यानी कि एक्स इक्वल टू ए वो पॉइंट है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 आएगी। तो इसको भी यहाँ नोट करते हैं जरा, यानी अगर ये -4Q चार्ज है और इधर की तरफ +Q चार्ज है और ये डिस्टेंस a है, तो इस तरफ एक ऐसा पॉइंट है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 है, और ये पॉइंट हमारा इस तरफ से a डिस्टेंस पे। तो अब कंक्लूजन पे आइए। अगर हमारे चार्जेस सिमिलर साइन के हैं, मतलब कि प्लस एंड प्लस, सो 0 इलेक्ट्रिक फील्ड कम्स बिटवीन द चार्जेस, एंड इफ द चार्जेस आर ऑफ अपोजिट साइन, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, देन we will never have 0 electric field between the charges। सिमिलर चार्जेस हैं तो उनके बीच में कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, बट अगर चार्जेस सिमिलर नहीं है, सिमिलर का मतलब उनके साइन को लेकर के है, मैग्नीट्यूड को लेकर के नहीं। सिमिलर चार्ज बोलता हूं मतलब दोनों पॉजिटिव, सिमिलर नहीं है मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो इफ दे आर सिमिलर इन साइन, यू विल ऑलवेज हैव 0 इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन देम, बट बिटवीन का मतलब मिड पॉइंट नहीं है, मतलब उनके बीच में कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, एंड अगर वो प्लस माइनस के हैं तो उनके बाहर कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। और एक कॉमन रूल आ रहा है, 0 इलेक्ट्रिक फील्ड वाला पॉइंट हमेशा ही छोटे वाले चार्ज के पास में है। आप नोटिस करो ये पॉइंट इन दोनों में से किसके ज्यादा क्लोजर है, +4Q के ज्यादा क्लोज है या +Q के ज्यादा क्लोज है? प्लस क्यू Plus Q. यहाँ पर ये पॉइंट किसके ज्यादा क्लोज है? प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस Q के। सो इसका मतलब एक कॉमन पॉइंट आ रहा है, दोनों में एक कॉमन बात आ रही है, दैट 0 इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट इज ऑलवेज नियर टू द स्मॉलर चार्ज, near to smaller charge, but for similar charges it is between the charges, and for opposite charges the point is outside, near to smaller charge। अब इसको ध्यान रखिएगा हमेशा ऑब्जेक्टिवली, 0 इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा छोटे चार्ज के नजदीक होती है, ये कॉमन रूल है। सिमिलर चार्जेस में दोनों चार्जेस के बीच में कहीं पर होगी, और अगर सिमिलर नहीं है तो दोनों के बीच में ना हो करके बाहर की साइड होगी। समझ गए सारा पॉइंट? Yes sir. Yes, Yes, sir. क्लियर है? ओके जी, थैंक यू। Yes. अब आते हैं, ये हमने बात की 2 चार्जेस की, ठीक है। नाउ सपोज हमारे पास 3 चार्जेस हो, अगला एग्जांपल, और वो तीनों चार्जेस मान लिया जाए कोई इक्विलैटरल ट्रायंगल बना रहे हैं, +Q एंड अगेन अ +Q चार्ज।
और ये इक्विलैटरल ट्रायंगल पे है सेम साइड में। अभी मेरा आपसे क्वेश्चन सिर्फ इतना सा है कि इस बॉटम साइड के मिडिल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का सिर्फ डायरेक्शन बता दो क्या होगा। एट दिस मिड पॉइंट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डाउनवर्ड पूछ रहे हैं, Perfectly done downwards. Yes, sir. Downward. Downward. Sir, downwards. ओके डाउनवर्ड। ये 1 2 3 सुनिए 1 2 3 एक एक करके बताओ। चार्ज नंबर 1 की इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पर क्या बनेगा? Downward. downwards. Downwards. चार्ज नंबर 2, Sir, right. Right. Right hand side. side. चार्ज नंबर 3, Left. Left. क्या E2 और E3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे? Yes, sir. Yes. क्यों? Sir, Opposite. equal Similar charge charges. हैं और opposite भी है। Magnitude. Magnitude charges का और opposite. Right. तो E2 और E3 कैंसिल हो जाएंगे तो E1 जो है यही आपके लिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगा। इस साइड के मिडिल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताओ। 1 और 3 के मिड पॉइंट पर यहाँ होगा north. यहाँ E1 की डायरेक्शन ऐसे B होगी, की तरफ. हाँ, E3 की डायरेक्शन ऐसे होगी और सेकंड चार्ज की वजह से बाहर जाएंगे। Upward. तो ये जो E2 है ये आपका नेट होगा क्योंकि E1 E3 कैंसिल होगा। क्या समझ आ रहा है यहाँ तक? यार Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. ठीक है। और इस पॉइंट पर Sir, E3 हो जाएगा. हाँ, E1 and E2 are cancelled or resultant electric field by this third charge will be E3 which is the net electric field. Okay, बिल्कुल सही है। सर इसमें हम लोग रिजॉल्व करेंगे ना E2 और E3 को क्यों करेंगे? निकालने के लिए। नहीं, जब ये आपस में कैंसिल आउट हो गए ना, E2 E3 कैंसिल हो गए सर वो वाले जब वो दूसरा वाला केस में, दूसरे और तीसरे वाले केस तो भी नहीं करेंगे because E1 and E3 are cancelling each other. So जरूरत नहीं है, मतलब when E1 and E3 are cancelling each other, so only E2 is required and E2 can be calculated because ये जो पॉइंट है इस वर्टेक्स से कितने डिस्टेंस पे है ये आप ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यूज करके लेंथ ऑफ मीडियन कैलकुलेट कर सकते हो। यस सर, यस। वो बताने की जरूरत है कि मीडियन की लेंथ कैसे निकालते हैं ट्रायंगल, या कर लोगे उसे? सर कर लेंगे. कर लेंगे। ठीक है, ओके। नाउ सेंट्रॉइड पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंट्रॉइड, जीरो। जीरो। डायरेक्शन बताओ। 1 वाले की वजह से Downward. ये 1 हो गया। 2 वाले की वजह से बाहर जाओ इससे, और 3 वाले की वजह से इधर जाओ बाहर। जीरो क्यों कह रहे हैं? ये 3 वेक्टर्स हो गए, 3 वेक्टर्स सेम वैल्यू के। वेक्टर्स का एक कंसेप्ट होता है, इफ आई हैव 3 वेक्टर्स ऑफ सेम लेंथ एंड दे आर एट 120 डिग्री एंगल, पता है रिजल्टेंट कितना आता है इनका? 3 वेक्टर्स ऑफ सेम लेंथ एट 120 डिग्री एंगल, रिजल्टेंट बिकम्स 0। जीरो। ये थ्योरम ऑफ वेक्टर्स है। 3 वेक्टर्स ऑफ सेम साइज एट 120 डिग्री एंगल गिव 0 रिजल्टेंट। एंड यही चीज यहाँ पर भी होगी। 1 2 3 ये सारे एंगल 120 होंगे जो ज्योमेट्री से आराम से प्रूव कर सकते हो कि ये सब 120 डिग्री के एंगल्स पर है। ये 120 होगा एंड देयरफॉर रिजल्टेंट एट द सेंट्रॉइड विल बी 0। और बताइएगा एग्जांपल फटाफट, सिर्फ डायरेक्शंस। अभी सिर्फ हमारी प्रैक्टिस इसको लेकर के है। स्क्वायर पे क्विकली आंसर देना क्योंकि अब स्पीड बढ़नी चाहिए। चार्ज Q, चार्ज Q, चार्ज Q एंड द चार्ज Q। बताए, मैं पॉइंट लिखता जा रहा हूँ, बताना है। यहाँ पर मैंने एक पॉइंट मार्क किया है, डायरेक्शन बताएं इसकी। सर राइट साइड। और मैं राइट एक्स और वाई Right. Right side. के फॉर्म में सिर्फ डायरेक्शन बताना है। एक्सिस के फॉर्म एक्स एक्सिस। X axis positive. कौन से चार्ज कैंसिल हो रहे हैं यहाँ पर? इस पॉइंट पर कौन से चार्ज कैंसिल आउट कर जाएंगे? अगर Sir, इनकी नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, Sir, 2 and 3. 2 3. 3 और और 1 three. और 4 का कंपोनेंट्स। 2 and 3 आर कैंसिल्ड। नाउ 1 and 4 की वजह से 1 and 4
2 और 3 कैंसिल हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। सिमिलर चार्जेस हैं, सिमिलर चार्जेस के मिडिल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल हो जाती है, सिमिलर चार्जेस के मिड पॉइंट पर, तो इन दोनों की फील्ड कैंसिल। अब बचता है ये दोनों, चार्ज नंबर 1 की इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर उससे बाहर की तरफ, और चार्ज नंबर 4 की इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इससे बाहर की तरफ। रिजल्टेंट किधर जाएगा इन दोनों वेक्टर? राइट साइड। Sir, X Right. राइट X साइड। axis. तो ये डायरेक्शन हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का ऊपर वाले पॉइंट पर, जो कि 1 और 2 के मिड पॉइंट पे है, Sir, Y axis. Y. वाई एक्सिस। वाई एक्सिस। परफेक्ट। 3 और 4 के मिड पॉइंट पर, नेगेटिव वाई एक्सिस। Negative Y. Negative Y. नेगेटिव एंड 4 1 के लेफ्ट Negative Negative X X. axis. नेगेटिव स्क्वायर के, हाँ स्क्वायर के सेंटर पे Sir, 0। 0. 0. 0। चारों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर जाएंगे, आंसर 0। तो ये एक बेसिक लेवल का क्वेश्चन होता है जिसको आप अच्छे से समझ लो कि ये कैसे पता लगाया जाता है कि कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, कहां पर क्या डायरेक्शंस होती हैं इजीली। एक और प्रैक्टिस के लिए फिर से स्क्वायर पे है। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड चार्जेस को एक तरह से सेंटर पे ले लिया है। हाँ। वो ऐसे देखो, इसको ना मैं सिर्फ एक बात बोलूंगा, ये देखो अभी बता रहे हो, प्लस क्यू माइनस क्यू, सपोज ये माइनस क्यू एंड दिस इज प्लस क्यू। इसको याद नहीं करना है यार, मैं फिर बोलूंगा, आपको समझना है। बताइएगा सबसे पहले सेंट्रॉइड को बताओ, सेंट्रॉइड पे 0 होगा कि नहीं होगा? ये प्लस, सर होगा। ये प्लस, सुनो ये प्लस, Yes, ये sir. प्लस, डायगोनल को देखिए, डायगोनल को प्लस प्लस, क्या इन दोनों Sir, प्लस के cancel बिल्कुल हो मिड जाएंगे. कैंसिल हो अभी जाएगा। हमने अभी Cancel हो थ्योरम जाएगा। बोली, 0 होगा। हाँ अभी थ्योरम बोली है कि अगर आप सिमिलर चार्जेस की बात करोगे तो उनको उनके बिल्कुल मिड पॉइंट पर 0 होता है। तो ये प्लस क्यू और ये प्लस क्यू का मिडिल पॉइंट है ये 0, और ये माइनस क्यू भी तो सिमिलर चार्ज ही है। यस ये सर। भी cancel यस हो सर, जाएंगे. इसका भी 0 कैंसिल हो जाएगा। ये दोनों आपस में कैंसिल, ये दोनों आपस में कैंसिल, ओवरऑल 0 इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर। बट यहीं पर अगर हम चार्जेस का कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर देते हैं, ये सिर्फ इसलिए करा रहा हूं कि आपको रटना नहीं है, आप सोचोगे कि हम रट करके ये कर ले, प्लस क्यू एंड सपोज बॉटम साइड माइनस क्यू एंड माइनस क्यू। नाउ एट द सेंट्रॉइड क्या 0 आएगा? नो No, सर। sir. नो सर। नोटिस करिए, प्लस और No, sir. माइनस के बीच में कभी 0 नहीं हो सकता, बिटवीन नहीं। प्लस एंड माइनस 0 हो ही नहीं सकता। सर नेगेटिव वाई एक्सिस में होगा। हाँ, अब क्या आएगा बिटवीन प्लस एंड माइनस? अगर मैं इन दोनों की बात करूं, इस प्लस और इस माइनस की बात करूं, तो So, minus Negative होगा. y axis. नेगेटिव नहीं, बच्चा सुनो तो, इस प्लस और इस माइनस की वजह से तो डायरेक्शन इधर होगा, यस इस प्लस Yes, इस sir. माइनस की वजह से। और दूसरे वाले डायगोनल पे जो प्लस माइनस है, हमेशा प्लस से माइनस की तरफ जाओ, फ्रॉम प्लस टू नेगेटिव, ये माइनस डायरेक्शन। Minus Q की तरफ. हाँ, अब इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ जाएगा? ये दो डायरेक्शन आ गई, इनका रिजल्टेंट Sir, downward. डाउनवर्ड। ये डायरेक्शन बन जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो ऐसा नहीं है कि सेंटर पे हमेशा 0 आएगा भाई, वो डिपेंड करता है कि चार्जेस को किस तरीके से अरेंज किया गया है। अब जिसका कंसेप्ट क्लियर है उसके लिए ये आसान हो गया, जिसके लिए भी कंसेप्ट क्लियर नहीं उनके लिए अभी भी टफ लग रहा होगा। फॉर एग्जांपल, इस राइट वाले डायग्राम में अगर कहा जाए कि इस मिड पॉइंट पर, इस राइट वाली साइड के मिडिल पॉइंट पर क्या डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की? राइट साइड। यहाँ पर Sir, ध्यान रखना। एक मिनट, ये प्लस, सुनिए, ये प्लस माइनस इन दोनों की वजह से कहाँ आएगा? इन दो प्लस sir, माइनस downward. Downwards. डाउनवर्ड। और इस प्लस माइनस की वजह से देखो, इस प्लस माइनस की वजह से, तो ये वाला पॉजिटिव चार्ज, सुनिए, ये वाला पॉजिटिव चार्ज इधर इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, और ये वाला माइनस चार्ज कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल नहीं होंगे बच्चा, ध्यान से। नहीं, बीच में थोड़े Sir, ना। cancel नहीं होंगे, उनके component अच्छा, फिर हाँ। लेंगे वो cancel. जल्दीबाजी ना करो भाई, देखो कहा जाता है ना, जल्दी करिए, जल्दीबाजी नहीं। प्लस क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड इससे बाहर की तरफ, इस माइनस क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड उसके तरफ जानी चाहिए, मतलब एक एरो इस तरफ आएगा, एक एरो इधर है, एक एरो इधर है, किधर जाएगा रिजल्टेंट? इधर वाले एरो Downwards. Downwards. तो ओवरऑल यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डाउनवर्ड, ओवरऑल डाउनवर्ड डायरेक्शन।
कुछ बन रही है, कुछ क्लैरिटी बन रही है? यस Yes, सर sir. Yes, sir. इसको अब हटा रहे हैं। अब ना हमारे पास पेयर ऑफ चार्जेस में एक बड़ा स्पेशल केस है जिसको हम फिजिक्स में इलेक्ट्रिक डाइपोल के नाम से पढ़ते हैं। क्या होते हैं ये इलेक्ट्रिक डाइपोल्स? फिजिक्स में क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रिक डाइपोल्स को? तो ये बेसिकली जो होते हैं ये एटॉमिक लेवल की चीजें हैं, और एटॉमिक लेवल पर आप इसको कैसे पढ़ते हो बता दें। कोवेलेंट बॉन्ड के टाइम पर कुछ मॉलिक्यूल्स के बारे में ऐसा बताया जाता है, जैसे कि हाइड्रोजन क्लोराइड HCl की अगर हम बात कर लेते हैं तो इनके बीच में कहते हैं कि क्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक पॉइंट होता है, और कहा जाता है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, जिस वजह से कोवेलेंट बॉन्डिंग में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका शेयर क्लोरीन की साइड पर ज्यादा हो जाता है, और इसके ऊपर एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है और इसके ऊपर एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ये केमिस्ट्री में जरूर बताया जाएगा आप लोगों को। यस सर Yes, sir. और इनको पोलर मॉलिक्यूल्स बोलते हैं कि दे आर पोलर मॉलिक्यूल्स। जिनको केमिस्ट्री में आपने पोलर मॉलिक्यूल कहा है, हम इसी को फिजिक्स में इलेक्ट्रिक डाइपोल कह रहे हैं। दे आर डाइपोल्स। डाइपोल्स मींस बेसिकली, हाँ सर फॉर्मूलाज भी सेम होंगे? नहीं, फॉर्मूले सेम नहीं है, फॉर्मूले सेम नहीं है। ये प्लस ये माइनस चार्ज है। देखो खास बात समझो पहले क्या है कि डाइपोल के अंदर जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना नेगेटिव चार्ज। पहली बात, क्या ये चार्जेस फ्री होते हैं? क्या ये फ्री चार्जेस होते हैं प्लस माइनस? No, sir. नो सर ये कौन से चार्ज होते हैं? मतलब अगर आप इसके केमिस्ट्री में इसके रीजन पे जाओ कि ऐसा क्यों कहते हो कि यहाँ प्लस होता है या माइनस होता है। आयनिक बॉन्ड तो है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक साइड शिफ्ट हो जाता है। इलेक्ट्रॉन एक तरफ। सर क्लोरीन Chlorine ज्यादा पार्शियल electronegative नेगेटिविटी देता है सर, फिर मतलब उसके पोलर चार्जेस कोवेलेंट पोलैरिटी देता है सर, क्योंकि सर जो क्लोरीन होता है सर वो थोड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है सर। राइट, तो ओवरऑल तो न्यूट्रल है ना ये, Yes, sir. यस सर। राइट? जितना प्लस उतना माइनस, ओवरऑल तो न्यूट्रल है। ओके, एनीवे इसी सिस्टम को आप डाइपोल कह रहे हो। तो हम लोग क्या कह देते हैं कि डाइपोल का मतलब होता है अ सिस्टम ऑफ चार्जेस जिसमें जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव। अ सिस्टम ऑफ इक्वल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। ये तो हो गया डाइपोल किसको कहा जाता है। पहला पॉइंट, नेट चार्ज ऑन डाइपोल क्या बोलोगे? नेट चार्ज ऑन डाइपोल पॉजिटिव है कि नेगेटिव है कि जीरो है? जीरो। जीरो। ठीक। तीसरा पॉइंट यहाँ पर एक हम फिजिकल टर्म डिफाइन करने जा रहे हैं। वो फिजिकल टर्म हम बोलते हैं डाइपोल मूवमेंट। अ फिजिकल टर्म विच इज डिफाइंड एज अ डाइपोल मूवमेंट। कैसे डिफाइंड है? तो डाइपोल मूवमेंट की जो डेफिनेशन है वो कहती है इट इज, पहली बात, एक वेक्टर क्वांटिटी है डाइपोल मूवमेंट जिसका डायरेक्शन वेक्टर क्वांटिटी है बाय डेफिनेशन, और ऐसे में इसका मैग्नीट्यूड को डिफाइन किया गया है प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड द सेपरेशन बिटवीन Q into L। ये भी आपने केमिस्ट्री में पढ़ रखा है। चार्ज इनटू लेंथ, चार्ज इनटू लेंथ। व्हाट इज L? तो L इज द डिस्टेंस बिटवीन दीस टू, जिसको कि हम बॉन्ड लेंथ कह सकते हैं। बॉन्ड लेंथ, चार्ज इनटू लेंथ ऑफ अ बॉन्ड। ठीक है। और डायरेक्शन की जो बात करते हैं इसकी, तो डायरेक्शन ऑफ दिस इज फ्रॉम माइनस ऑफ Q चार्ज टू द प्लस ऑफ Q चार्ज। मतलब कि अगर हमारे पास एक माइनस Q चार्ज है और एक प्लस Q चार्ज है, और कहा जाए कि इनके बीच में डिस्टेंस स्मॉल l का है, तो
नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, यानी इस डायरेक्शन में, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये हम कहेंगे कि ये डाइपोल मोमेंट वेक्टर हुआ, डाइपोल मोमेंट वेक्टर फ्रॉम माइनस टू प्लस, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ दिस डाइपोल मोमेंट वेक्टर विल बी कॉल्ड एज दिस वैल्यू ऑफ चार्ज मल्टीप्लाइड बाय देयर लेंथ, जो कि Q into L कह रहे हो आप। ये सब अभी डेफिनेशन, डाइपोल मोमेंट की डेफिनेशन, एंड ऑब्वियसली बिकॉज इट इज चार्ज इनटू लेंथ, सो यूनिट क्लियर है। If it is charge into length, then it will be coulomb multiplied by meter, obviously. तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये तो डेफिनेशन बताई जा रही है मुझे, और कुछ नहीं किया जा रहा है कि व्हाट इज डाइपोल एंड हाउ द डाइपोल मोमेंट इज डिफाइंड। अच्छा, कोई जरूरी नहीं है कि डाइपोल मोमेंट में दो ही चार्जेस, ये कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ दो ही चार्जेस डाइपोल मोमेंट में आते हैं। मोर देन टू चार्जेस भी हो सकते हैं। जैसे कि अगर हम वाटर का एग्जांपल लें, तो वाटर में भी कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं, उनमें कुछ बॉन्ड एंगल पढ़ते हो आप, हमें नहीं पता कि ये टॉपिक हुए हैं कि नहीं हुए, बट बॉन्ड एंगल्स बताए जाते हैं। यस सर, Yes. सब हुआ है। उसमें ऑक्सीजन पे डबल नेगेटिव दिखाते हैं, हाइड्रोजन पे सिंगल पॉजिटिव और हाइड्रोजन पे सिंगल पॉजिटिव। अमोनिया का स्ट्रक्चर याद करेंगे तो NH3 में भी ऐसे ही कुछ होता है। इन सब के अंदर बॉन्ड एंगल्स बताए जाते हैं। तो ये भी डाइपोल है, ये भी डाइपोल है, दो नेगेटिव दो पॉजिटिव। मतलब कि डाइपोल का मतलब ये नहीं है कि एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, दो नेगेटिव दो पॉजिटिव, तीन नेगेटिव तीन पॉजिटिव, मतलब जितना नेगेटिव उतना पॉजिटिव। अब डाइपोल मोमेंट की अगर हम बात कर ले, जिसकी डेफिनेशन कहती है प्रोडक्ट ऑफ चार्ज इनटू डिस्टेंस, तो मैं कुछ एग्जांपल्स इसके ऊपर लेने जा रहा हूं, डाइपोल मोमेंट के ऊपर कुछ एग्जांपल्स। पहला एग्जांपल जो कि बहुत ही फंडामेंटल एग्जांपल है ऑन द डाइपोल मोमेंट, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मान लिया जाए, और एक्स एक्सिस पर, ऑन द एक्स एक्सिस हमारे पास -2 माइक्रो कूलम्ब चार्ज है, और वाई एक्सिस के ऊपर +2 माइक्रो कूलम्ब चार्ज, या वाई एक्सिस पर माइनस है और एक्स एक्सिस पर प्लस है, -2 ऑन द वाई एक्सिस और ये डिस्टेंस इस तरफ से हमारा जो है वो 10⁻³ मिलीमीटर, और ये डिस्टेंस आपका 10⁻³ मिलीमीटर। तो इसका डाइपोल मोमेंट क्या लिखेंगे? सबसे आसान तरीका है, सो डाइपोल मोमेंट कैपिटल P इज इक्वल टू चार्ज 2 माइक्रो कूलम, माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6 हो गया, मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस। कौन सा डिस्टेंस? इन दो चार्जेस के बीच में। क्या डिस्टेंस होगा इन दो चार्जेस के बीच में? पाइथागोरस थ्योरम से आएगा। 10⁻³ ये है और 10⁻³ ये है, पाइथागोरस थ्योरम से डिस्टेंस आएगी, जो कि 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय √2। हाँ, ये हो गया। डायरेक्शन क्या होगा? तो डायरेक्शन के लिए रूल है माइनस से प्लस की तरफ, माइनस चार्ज वाई एक्सिस पर, प्लस चार्ज एक्स एक्सिस पर, यानी कि नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। ये डायरेक्शन हुआ डाइपोल मोमेंट का, फ्रॉम माइनस टू प्लस। ऐसे में इसको अगर कंपोनेंट फॉर्म में लिखना चाहें, मतलब कि इसका आई कैप और जे कैप कंपोनेंट, तो क्योंकि ये सेम डिस्टेंस वाली चीजें हैं, तो ये यहाँ पर 45 डिग्री का एंगल बन रहा होगा, और अगर ये 45 डिग्री एंगल बन रहा होगा तो इस डाइपोल मोमेंट को रिजॉल्व करने पर एक्स एक्सिस की तरफ कंपोनेंट आएगा cos 45, यानी कि 1/√2 आई कैप कंपोनेंट्स करने पर, और इसी डाइपोल मोमेंट का एक कंपोनेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी होगा, विच इज नेगेटिव वाई डायरेक्शन, यानी कि -1/√2 जे कैप। यहाँ तक क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. है ना? राइट। इसमें कोई लॉजिक नहीं है, इसलिए बहुत ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, आराम से करने वाला क्वेश्चन है। अगला एग्जांपल दिखाते हैं डाइपोल मोमेंट के ऊपर। नाउ सपोज दैट हमारे पास एक चार्ज एक्स एक्सिस पर है, एक और चार्ज एक्स एक्सिस पर है, और एक चार्ज हमारे पास वाई एक्सिस के ऊपर है। ये -q चार्ज, ये -q चार्ज, और ये +2q चार्ज। ये डिस्टेंस a है, ये डिस्टेंस a है, और ये डिस्टेंस b है। अब की मैं न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं ले रहा हूं कोई, क्योंकि उसमें कैलकुलेशन होनी पड़ती है। क्या बनेगा डाइपोल मोमेंट यहाँ पर, इस क्वेश्चन का डाइपोल मोमेंट? So what is dipole moment in this question is P equals to
सर q into under root a square plus b square दो आएंगे उनका कंपोनेंट से हम्म। अब लॉजिक ठीक है, अब मैं यहाँ पर चाहूंगा थोड़ा सा एक लॉजिक डेवलप करते हैं। जो ऊपर वाला आंसर आया है ना, इसको जरा एनालाइज करते हैं क्या आंसर बात है। बहुत ध्यान से देखना, इसका आंसर तो बन रहा है ऊपर वाले क्वेश्चन का। इसको हम सिंप्लीफाई करें अगर, मुझे सिर्फ इसको ऑब्जर्व करना है और इसको ऑब्जर्व करके यहाँ यूज करना है। देखिए क्या आंसर बन रहा है। 2 into 10 to the power minus 6 into 10 to the power minus 3 I cap plus minus 2 into 10 to the power minus 6 into 10 to the power minus 3 J cap। एक बार क्रॉस चेक कर लो क्या ये सही लिखा गया Yes. Yes, sir. Yes, sir. है क्या ये? 2 into 10 to the power 6 minus 6 ये हमारा चार्ज हो गया और वो मल्टीप्लाई किससे हो रहा है? 10 to the power minus 3 I cap। ये क्या हुआ? 10 to the power minus 3 I cap। तो इसका कोऑर्डिनेट अगर आप इसके कोऑर्डिनेट लिखोगे तो ये 10 to the power minus 3 I cap है, अगर हम वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे। फिर दूसरा क्या लिखा आपने? प्लस। अभी कुछ लोगों की बातें हो रही है उधर जो दूसरा है -2 into 10 to the power minus 6, मतलब ये वाला चार्ज, और उसको किससे मल्टीप्लाई किया गया है? 10 to the power minus 3 J कैप। क्या है ये चीज? 10 to the power minus 3 J कैप, ये वाला वेक्टर बनेगा। तो मैं इस क्वेश्चन पे अभी वापस आ रहा हूँ, बट एक्चुअली क्या बना डाइपोल मोमेंट प्रॉपर्ली देखा जाए तो क्या बन रहा है? आप चार्ज को किस चीज से मल्टीप्लाई कर रहे हो? पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर से। तो मतलब कि अगर हर एक चार्ज को उसकी पोजीशन वेक्टर से मल्टीप्लाई करके और सब ऐड कर लूं तो डाइपोल मोमेंट आ जाता है। ये काम यहां करते हैं। डाइपोल मोमेंट निकालने का जो तरीका है वो क्या है देखिएगा। सबसे पहले -q और इसकी पोजीशन फ्रॉम ओरिजिन, अगर ये a डिस्टेंस है तो पोजीशन फ्रॉम ओरिजिन a, बट कौन सा वेक्टर? I cap. I cap। ठीक, ये चार्ज डन। नाउ दिस -q, अगेन a -q, so -q into position of -q from origin, Left side. a into minus -ai cap, -ai cap, done, plus 2q and position from origin b j cap। बस यही इसका आंसर, डाइपोल मोमेंट का यही आंसर है। मतलब ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, सिंपल सा रूल है। जितने चार्ज हैं उनको पोजीशन वेक्टर से मल्टीप्लाई करिए। चार्ज मल्टीप्लाइड बाय पोजीशन वेक्टर, चार्ज मल्टीप्लाइड बाय पोजीशन वेक्टर, चार्ज मल्टीप्लाइड बाय पोजीशन वेक्टर, हो गया डाइपोल मोमेंट। एग्जाम्पल 3, -q यहां पर, प्लस ऑफ q यहां पर, -2q यहां पर, प्लस 2q यहां पर। ये a डिस्टेंस, ये a डिस्टेंस, ये b डिस्टेंस। क्या बनेगा डाइपोल मोमेंट? सो देखो 1 by 1 चलते हैं। सबसे पहले प्लस q, पोजीशन क्या बोलोगे? प्लस q की जहां फिंगर रखी गई, पोजीशन ऑफ दिस चार्ज BJ cap। PJ cap. प्लस, इसको डन। दिस -q, पोजीशन -ai cap। -ai cap, शाबाश, प्लस डन। -2q एट ओरिजिन,
Zero. Zero. पोजीशन इज 0, ओरिजिन पे है तो कोई पोजीशन ही नहीं है उसकी, प्लस दिस प्लस 2q, AI cap. AI cap. ये आंसर है इसका, हो गया, यही डाइपोल मोमेंट है, यही डाइपोल मोमेंट की वैल्यू होती है। तो एक कंसेप्ट हमारा हो गया कि डाइपोल मोमेंट कैसे लिखा जाता है, मतलब उसको सॉल्व कैसे करते हैं, उसको फाइंड आउट कैसे करते हैं। ठीक है, यहाँ तक बोलो। Yes, Yes. sir. Yes, sir. Yes, sir. थैंक यू। अब आते हैं जो डाइपोल्स होते हैं, ये क्यों हमें पढ़ाए जा रहे हैं, मतलब डाइपोल्स जो है वो हमें इतना क्यों इनके ऊपर स्पेशल फोकस दिया जा रहा है। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड बाय द डाइपोल। बहुत नोटिस करिएगा, द नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड बाय अ डाइपोल। सपोज माइनस चार्ज यहाँ पर एंड पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर, तो हो गया डाइपोल ना, माइनस प्लस मतलब डाइपोल। लेंथ इनके बीच में एल है, ये लेंथ एल मान लेते हैं। कहीं कहीं पर बुक्स में इसको 2l भी लिखा जाता है, उससे फर्क नहीं पड़ता। सो माइनस क्यू एंड प्लस क्यू सेपरेटेड बाय 2l। टर्मिनोलॉजी में जो लाइन इन चार्जेस को कनेक्ट करती है, जो लाइन इन दोनों चार्जेस को आपस में कनेक्ट करेगी, इसको कहा जाता है डाइपोल का एक्सिस। लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस, एक्सिस ऑफ डाइपोल। एक मिनट में कुछ कैमरा बार बार हो जा रहा है। सर ये तभी होगा जब दो चार्जेस होंगे केवल। हाँ, दो में, सिर्फ दो वाले केस में, और नहीं उसके अलावा भी दो से ज्यादा होंगे तो उसका भी तरीका है, थोड़ा सा वेट करो। प्लेन ऑफ बता रहे। डाइपोल होगा 3 में। ना 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 ना, इसी से हो जाता है, बता रहे। और डाइपोल का जो बाइसेक्टर पॉइंट है, मतलब लाइन विच इज बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल, इसको भी टेक्निकल लैंग्वेजेस में इक्वेटोरियल लाइन बोलते हैं। तो इसमें एक तो आपको डेरिवेशन मांगते हैं, स्कूल में डेरिवेशन मांगते हैं, और जेई में इसके ऊपर क्वेश्चंस होते हैं। सबसे पहले आपको फर्स्ट डेरिवेशन करनी है एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस। मतलब कि अगर यहां पर कोई पॉइंट है तो उस पॉइंट पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। अगर तो रूल सिंपल है, रूल में प्रॉब्लम नहीं है, रूल सिंपल है। क्या रूल है? पॉजिटिव चार्ज यहां पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। एंड सपोज ये जो पॉइंट हमने लिया है ना, सपोज ये जो पॉइंट लिया है, ये ओरिजिन से आर डिस्टेंस पे लिया है, ओरिजिन से आर डिस्टेंस पे सपोज पॉइंट है। तो अगर मुझे ये पता करना है कि यहाँ पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो सबसे पहले मैं ये पता करूंगा कि ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉइंट पर कौन सी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड, तो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पॉजिटिव चार्ज विल बी ऑन द राइट साइड। एंड एट द सेम पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस माइनस क्यू चार्ज Left side. बट कौन ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ध्यान दीजिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के इनवर्सली होता है, One. हाँ, पॉजिटिव के ज्यादा क्लोज है। सो पॉजिटिव विल क्रिएट मोर इलेक्ट्रिक फील्ड देन द नेगेटिव, एंड इफ पॉजिटिव क्रिएट्स मोर इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव क्रिएट लेस इलेक्ट्रिक फील्ड, रिजल्टेंट डायरेक्शन क्या बन जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव मोर देन Right side. राइट साइड। So इसका मतलब एक net electric field will be towards right side. And how to find that net electric field? That net electric field can be obtained by subtracting these two: electric field of the positive charge minus electric field of negative charge. So electric field of positive charge minus electric field of negative charge. What is electric field of positive charge? K Q upon square of distance from that charge. What is the distance of this point? What is the distance of this point from the positive charge?
हाँ, R minus this L. point and R minus positive L. charge R minus L minus K into Q upon what is the distance of this point from that negative charge? R plus L. R plus L. R plus L. हाँ, इसका स्क्वायर और थोड़ी सी मैथ लगाएंगे इससे आगे, वो आप लोग को छोड़ दे रहे हैं, थोड़ी बहुत तो मैथ आप लोग को करनी होगी, ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई एलसीएम वेलसीएम लेकर के मैं सीधे आंसर पे आ रहा हूँ। आंसर जो बनता है इसका वो कुछ ऐसे बनता है, इट इज के क्यू टाइम्स 4RL और डिनोमिनेटर R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर होल स्क्वायर। क्रॉस चेक कर सकते हो। सर इसकी डेरिवेशन हाँ पूछी सर, जाती है और सर। क्या? हाँ जी, आपके स्कूल लेवल पे पूछी जाती है और यही एग्जैक्टली सेम डेरिवेशन करनी है। ठीक है सर। राइट, ये आंसर। यस सर। यस सर। अच्छा, एक गड़बड़ हमसे हो गया, यहाँ हमने स्मॉल क्यू लिखा है, यहाँ कैपिटल क्यू, बट दोनों एक ही हैं एक्चुअल में, तो जल्दीबाजी में इसी को कैपिटल क्यू कर लेते हैं। अच्छा, अब हमारी जो डेफिनेशन है डाइपोल मोमेंट की, डाइपोल मोमेंट की डेफिनेशन, उसके हिसाब से डाइपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस, सो इट इज द चार्ज q एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 2l, सो q into 2l इज द डाइपोल मोमेंट। सो न्यूमरेटर में q l और एक 2 q 2 और l, इसके प्रोडक्ट को हम डाइपोल मोमेंट कैपिटल P कहेंगे। और इस हिसाब से जो ये आंसर बन जाएगा, क्या बन जाएगा देखिए, एक 2 बचेगा ऊपर, k इंटू p, 2kp, और डिनोमिनेटर में बचेगा, मतलब 2kp r बचेगा और डिनोमिनेटर में बचेगा r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर होल स्क्वायर। हाँ या ना बोल दो जरा, सही है कि नहीं? यस सर। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. सर P कोई वेरिएबल है कि? नहीं, p इज द डाइपोल मोमेंट, फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। एक्चुअली क्वेश्चन में, किसी भी क्वेश्चन में जब आप आओगे ना, एनसीईआरटी हो चाहे जेई हो, वो हमें कभी भी क्वेश्चन में चार्ज और लेंथ देते ही नहीं है, वो डाइपोल मोमेंट देते हैं न्यूमेरिकल्स में, और इसीलिए हम अपने आंसर्स को डाइपोल मोमेंट के फॉर्म में रखते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल ही डाइपोल मोमेंट पे आता है। अब हमने कहा कि जो डाइपोल्स हैं वो एटॉमिक लेवल की चीजें हैं, और एटॉमिक लेवल पर जो बॉन्ड लेंथ होती है, कोवेलेंट बॉन्ड की जो लेंथ होती है, अगर केमिस्ट्री में हम लोगों ने बॉन्ड लेंथ पढ़े हो तो रिकॉल करिएगा, बॉन्ड लेंथ 10 to the power -10 मीटर्स के आसपास आती है, एंगस्ट्रॉम की यूनिट्स होती है बॉन्ड लेंथ। हाँ, सही सर, तो सिंगल इसका बॉन्ड के लिए होता है सर, सिंगल बॉन्ड के लिए सर, डबल बॉन्ड के लिए छोटा, ऐसे छोटा होता रहता है। तो डबल, हाँ, किलोमीटर में थोड़ी आ जाएगा यार कोई बॉन्ड लेंथ। हाँ सर, वो तो मॉलिक्यूल कितने छोटे होते हैं सोचो आप। तो बहुत नेग्लिजिबल लेंथ होती है। हाँ, तो प्रैक्टिकली दिस लेंथ इज वेरी नेग्लिजिबल, प्रैक्टिकल पर्पस पे दिस लेंथ इज अ वेरी नेग्लिजिबल लेंथ। तो इस वजह से हम डिनोमिनेटर में से l स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर देते हैं, बिकॉज ऑन द एटॉमिक लेवल दिस लेंथ इज एंगस्ट्रॉम, सो दिस l स्क्वायर, अगर l आपका 10 to the power -10 है तो उसका स्क्वायर 10 to the power -20, बहुत छोटा नंबर हो गया, l स्क्वायर नेग्लेक्ट कर दो आप। l स्क्वायर को नेग्लेक्ट करने पर जो आंसर बचेगा, So Final 2kp by r 2kp cube. upon r cube। हाँ, so final answer is 2kp upon r cube. This is electric field of the dipole. कहां पर? At which point? P. जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला याद किया करो, तीन बातें, वो इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से है और कौन से पॉइंट पर है और क्या डायरेक्शन है, तीन बातें हमेशा क्लियर होनी चाहिए आपको। सो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड बाय व्हाट, कौन क्रिएट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड? आंसर इज बाय डाइपोल। वेयर? सो एट अ पॉइंट On At axis. ऑन द एक्सिस। जब इस तरीके से अपने नोट्स बनाओगे और इस तरीके से याद रखोगे तो कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन गलत होने का चांस है ही नहीं। आधा अधूरा याद करते हैं इसलिए प्रॉब्लम में आ जाती है। फिर हम कहते हैं कि हमारे नोट्स भी तैयार थे, हमने पढ़ाई भी की थी, फिर भी हमारा क्वेश्चन हुआ ही नहीं। सो याद करेंगे इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड बाय डाइपोल एट द पॉइंट ऑन द एक्सिस
has a formula E equals to 2 kp by r cube and standard result मतलब याद रखना इसको. What is the direction of electric field? What is direction of this electric field? Right side. नेगेटिव से पॉजिटिव. तो राइट साइड है ना. यस सर. What is the direction of the dipole moment जो अभी डिस्कस हुआ था उसके हिसाब से यहाँ पर dipole moment कौन सी डायरेक्शन में? Right. That Right. minus Right से plus. Right. So the dipole moment is right side, and the direction of electric field that is also right side. E and P are in the same direction. तो conclude करते हैं इस पॉइंट को. कंक्लूजन पे आइए. इलेक्ट्रिक फील्ड बाय डाइपोल. देखो मैं एक तरीका बता रहा हूँ. फॉर्मूला शीट तैयार करेंगे तो कैसे तैयार करेंगे? फॉर्मूला शीट अगर आपको बनाना ही पड़ेगी. एक पेज पर आपको सभी इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले लिखने होंगे जिसको फ्रीक्वेंटली पढ़ना भी होगा. इलेक्ट्रिक फील्ड बाय डाइपोल एट पॉइंट ऑन एक्सिस. दो बातें हो गई ना. कौन इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है और कहां पर क्रिएट कर रहा है, कौन और कहां. इसके बाद इसका फॉर्मूला K 2 kp by r cube. आपका रिवीजन नोट्स हमेशा ऐसे बनेगा 2 kp by r cube. और डायरेक्शन क्या है इसकी? सर डायरेक्शन क्या है? along the direction of electric field. जो डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट, सुनो, जो डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट की है वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की है. तो इन अ डायरेक्शन ऑफ कैपिटल P. अब कैपिटल P की क्या डायरेक्शन होती है? तो कैपिटल P की डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है. अभी मैं इसको एक एग्जांपल से भी दिखा दूंगा. बट ये फॉर्मूला शीट तैयार करने का लॉजिक बताया कि फॉर्मूला शीट कैसे बनती है. अभी हम एग्जांपल करके दिखा देते हैं उसका. नाउ द सेकंड डेरिवेशन इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन. क्या बनेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड व्हिच इज एट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटर. सेकंड डेरिवेशन आप हेडिंग लिख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटर. तो इक्वेटर पे जो पॉइंट होगा, मान लो ये भी r डिस्टेंस पे है, तो दिस पॉइंट ऑन द इक्वेटर पॉजिटिव चार्ज से पूछते हैं कि भाई तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कौन से डायरेक्शन में जाने वाली है. पॉजिटिव चार्ज कह रहा है कि मैं पॉजिटिव हूं, तो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड मुझसे बाहर लेके जाओ. दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड बाय द पॉजिटिव चार्ज इक्वल्स टू k q अपॉन स्क्वायर ऑफ दिस डिस्टेंस. स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस पाइथागोरस थ्योरम, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर. माइनस वाले से पूछा गया कि तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में. उसने कहा मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी तरफ लाओ, नेगेटिव की तरफ. इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स नेगेटिव. E माइनस कितना? K Q स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर. फिर पूछा गया कि तुम दोनों मिल करके इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर प्रोड्यूस कर सकते हो. पॉजिटिव कह रहा है कि इस तरफ, नेगेटिव कह रहा है इस तरफ. दोनों को कंबाइन करेंगे तो किधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी? प्लस और माइनस, रिजल्टेंट लेफ्ट साइड. सर नेगेटिव Side. नेट. और अगर ये थीटा एंगल्स बढ़ा रहे हो उसके साथ, तो इनके कौन से कंपोनेंट्स ऐड करने चाहिए रिजल्टेंट निकालने के लिए? सब cos थीटा वाले से. Cos हॉरिजॉन्टल. इसका मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, थोड़ा सा फास्ट कर रहे हैं. नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के cos थीटा कंपोनेंट्स, सो k q अपॉन r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर इंटू cos थीटा, और इसमें 2 मल्टीप्लाई करना होगा. क्यों? एक इसका कंपोनेंट और एक इसका कंपोनेंट. cos थीटा की वैल्यू भी रखनी पड़ेगी, तो 2kq अपॉन r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर एंड द वैल्यू ऑफ cos थीटा फ्रॉम दिस ट्रायंगल. L अगर ये upon under root x r square plus L square. बिल्कुल सही, बिकॉज अगर ये थीटा एंगल है तो ऑल्टरनेटिवली ये भी थीटा बन जाना है. पैरेलल लाइन से ये ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल. ये एंगल थीटा, और अगर ये थीटा तो cos ऑफ थीटा विल बी दिस बेस लेंथ अपॉन दिस हाइपोटेन्यूज. यानी कि cos थीटा विल बी दिस बेस लेंथ व्हिच इज L over this length of the hypotenuse of the triangle, root of r square plus L square. l square. अब इसमें से l को नेग्लेक्ट कर लेंगे क्योंकि l प्रैक्टिकल पर्पसेस में काफी छोटा होता है.
तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी फिर अब यहाँ पर, जब यहाँ से एल नेगलेक्ट कर ले और यहाँ भी एल को नेगलेक्ट कर दे अगर, तो ये आर स्क्वायर और यहाँ पर रूट ऑफ आर स्क्वायर, सो आर सर स्क्वायर 2kq upon r cube 2kq upon r cube. और ये जो 2 है, ये जो q है और ये जो l है, इस पूरे प्रोडक्ट को सब p लिख देंगे p मतलब डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट kp upon r cube kp अपॉन r क्यूब, बिल्कुल सही है। फाइनल आंसर इज kp बाय r क्यूब। Yes, sir. Same answer. सेम नहीं है, यहाँ 2 kp बाय r क्यूब है, यहाँ सिर्फ kp बाय r क्यूब है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बाय डाइपोल, मैं रिजल्ट लिख रहा हूं, इसको हटा देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड बाय डाइपोल ऑन इक्वेटर इज kp बाय r क्यूब। वहां 2 है, यहाँ 2 नहीं है। और क्या डायरेक्शन है इसकी? Left side. लेफ्ट साइड विथ मतलब कि डाइपोल मोमेंट के अपोजिट, डाइपोल मोमेंट के अपोजिट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाय डाइपोल ऑन इक्वेटर अपोजिट टू p। डिफरेंस यार समझ में आ रहा है आपको क्या आ रहा है? देखो, जब आप Yes, डाइपोल के एक्सिस पे निकालते हो तो ये इन डायरेक्शन ऑफ p है, और जब इक्वेटर पे निकाल रहे हैं तो अपोजिट टू द p है। इसमें यहाँ पर 2 का टर्म है, यहाँ 2 का टर्म नहीं है। ये हो गई डेरिवेशंस। अब डेरिवेशंस के ऊपर क्वेश्चंस कैसे होंगे, न्यूमेरिकल्स कैसे किस तरीके के होंगे। बट साथ में कुछ ऊपर का पोर्शन शायद कट हो रहा है, अभी दिख रहा होगा पूरा। Yes, sir. दिख रहा है। हाँ सर दिख रहा है, पहले भी दिख रहा है। ओके, साथ में ये भी क्लियर होना पड़ता है। देखो पढ़ाई कैसे की जाती है, आपको ये क्लियर होना चाहिए व्हाट इज इक्वेटर, व्हाट इज एक्सिस। जब आधी अधूरी पढ़ाई होती है तो प्रॉब्लम होने लगती है। एक्सिस किस चीज को कह रहे हो आप? कौन सी लाइन एक्सिस होती है? जो लाइन -q और +q चार्ज को मिलाए। इक्वेटर किसको बोलते हैं? डाइपोल के परपेंडिकुलर लाइन को। अब कई लोगों को फॉर्मूला भी पता होता है, डेरिवेशन भी कर लेते हैं, स्कूल के लेवल पर बहुत अच्छा काम कर लेते हो, और फिर जेई में जाके फंस जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो प्रॉब्लम की लैंग्वेज को पकड़ ही नहीं पाते हैं कि प्रॉब्लम में जो कहा जा रहा है उसका क्या मतलब है। फॉर एग्जाम्पल आपसे कहा जाए कि अ डाइपोल ऑफ मूवमेंट, a dipole of a moment 20 microcoulomb meter, 20 microcoulomb meter is placed along y axis. Find the electric field at number 1, 2,0,0, number 2, 0,2,2, 0,2,0, and number 3, 0,0,2। प्रॉब्लम समझो आप लोग क्या होती है ना, क्लासरूम के अंदर पढ़ते वक्त सब समझ में आता है, पेपर में क्यों नहीं हो पाता है उसका सबसे बड़ा रीजन, या प्रैक्टिस करते वक्त क्यों नहीं हो पाता है, क्योंकि क्लासरूम में हम लोग एक तरीके से आपको सब कुछ घोल करके पिला देते हैं रेडीमेड फॉर्म में। जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हो तो क्वेश्चन थोड़ा सा रॉ फॉर्म में होता है। रॉ फॉर्म का मतलब ये होता है कि वहां पर लैंग्वेज होती है, उस लैंग्वेज को आपको पढ़ना होता है और पढ़ करके अपने हिसाब से समझना होता है कि कहना क्या चाह रहे हैं। ये डिफरेंस है क्लासरूम टीचिंग में और एग्जामिनेशन के टाइम पर। और इसीलिए बार बार मैं कहता हूं कि बुक्स पढ़िए, मतलब बुक्स के क्वेश्चन लगाइए आप बार बार। इवन जो कोचिंग मटेरियल्स के पैकेजेस होते हैं ना, उनमें भी जो क्वेश्चन की लैंग्वेज होती है वो काफी हद तक सिंपल लैंग्वेज होती है, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज होती है। लेकिन जब आप बुक्स पढ़ते हो, पर्टिकुलरली फिजिक्स की अगर मैं बात करूं तो HCV या फिर मतलब जो हमने आपको NCERT, HCV और तीसरी किताब हम बोलते हैं आपसे रेसनिक के लिए,
अगर जब आप इनकी प्रॉब्लम्स करना स्टार्ट करते हो तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है वो जो लैंग्वेज लिखते हैं वो लैंग्वेज नहीं समझ में आती। और तुम सब एग्री करोगे इस प्रॉब्लम से कि यही प्रॉब्लम एग्जाम में होती है आप लोगों को, सबको, ज्यादातर लोगों को। अब इसीलिए ये क्वेश्चन सामने लिखा हुआ है, ये सबको पता है जिसको भी, मतलब इवन जो जेई का एग्जाम नहीं भी दे रहा होगा, सिर्फ बोर्ड का एग्जाम प्रिपेयर कर रहा होगा, उसको भी ये पढ़ना पड़ता है क्योंकि बोर्ड में भी पूछते हैं और इसी से ये होना भी है। आप लैंग्वेज इंटरप्रेट कर पाओ, क्या कहना चाह रहे हैं। पहले पार्ट में वो क्या कहना चाह रहे हैं आपसे, कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, किसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, क्या है कुछ समझ आ रहा है? एक्सिस पे हाँ, तो एक्स ये तो क्वेश्चन की लैंग्वेज है। आपने जो पढ़ा है उस लैंग्वेज में और इस लैंग्वेज में डिफरेंस है। हमने तो ये पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बाय डाइपोल ऑन एक्सिस, इलेक्ट्रिक फील्ड बाय डाइपोल ऑन इक्वेटर। ये तो कह रहे हैं कि 2,0,0, ये कोई नई बात कह रहे हैं, नई बात नहीं कह रहा है। इन डायरेक्शन ऑफ पी एक्स एक्सिस में और हाँ। डाइपोल वाई एक्सिस कहाँ है ये पॉइंट? एक्स डाइपोल एक्सिस पे एक्स एक्सिस एक्सिस पर या पे इक्वेटर पे? एक्स एक्सिस एक्सिस ऑफ द इक्वेटर अरे भाई, डाइपोल को कहाँ रखा गया है, क्वेश्चन पढ़ो ना। सर वाई एक्स वाई एक्सिस पे तो क्या ये पॉइंट वाई, सुनो, क्या ये पॉइंट वाई एक्सिस पर है? पहले पार्ट। नो सर नो सर क्या मेरा पॉइंट डाइपोल की लाइन पर है? डाइपोल रखा जा रहा है वाई एक्सिस पे, और जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है वो 2,0,0 यहाँ है। ये इक्वेटर वाला पॉइंट है या एक्सिस वाला पॉइंट है? इक्वेटर वाला आप देखो, अब जब आपसे इस तरीके से पूछा जाता है तो आपको आंसर समझ आने लगता है, और खुद से जब करते हो तो ये प्रॉब्लम होती है। इसलिए बुक रीडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, जरूर से जरूर किया करो। और बुक रीडिंग के लिए अलग से कुछ मत करो, जो क्लास में पढ़ाया जाता है, जैसे आज का जो भी लेक्चर हुआ, आप सब कुछ जाकर के एक बार एनसीईआरटी से जरूर कर लें। एनसीईआरटी सही कर लो, एनसीईआरटी की लैंग्वेज भी समझना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सर चकरा जाता है उसमें, पता नहीं क्या लिखा है। जब हम टीचर्स की वीडियो देख रहे होते हैं, मतलब क्लास में पढ़ रहे होते हैं, या यूट्यूब पर आप किसी की और की वीडियो भी देख रहे हो, तो वो उसको इतने सिंपल लैंग्वेज में प्रेजेंट करते हैं कि आपको सब समझ आ जाता है, लेकिन वो पॉइजन है। मैं फिर बोलूंगा, फायदा उससे कुछ नहीं होने वाला। आप बताओ कौन सा फॉर्मूला लगाए यहाँ पर? फॉर्मूला सर केपी बाय आर। हाँ, तो पहले पार्ट का आंसर बोलो, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी? फर्स्ट पार्ट के आंसर में व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इन द फर्स्ट पार्ट? K is 9 into 10 to the power 9. Dipole moment is 20 micro, मतलब 10 to the power -6. एक मिनट, इसको शिफ्ट कर देंगे थोड़ा सा, और डिवाइडेड बाय r क्यूब। नोटिस करिए, पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में r स्क्वायर होता है नीचे, डाइपोल के इलेक्ट्रिक फील्ड में r क्यूब है। लैक ऑफ रिवीजन हुआ तो फंस जाओगे। r क्यूब यानी कि 2 का क्यूब 8। डायरेक्शन बोलो, पता होना चाहिए। अगर आप इक्वेटर पे निकाल रहे हो तो डाइपोल के अपोजिट कहां है? डाइपोल, डाइपोल इज ऑन वाई एक्सिस, तो फिर क्या आंसर आएगा? अपोजिट टू द वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस माइनस जे है। बस अब बताइए कहां डिफिकल्ट है इस क्वेश्चन में? और हम लोग टेस्ट पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन देते हैं, हम लोग क्या मतलब जेई वाले भी देते हैं। देखो, डेली बेसिस पे ये काम करो, जो पढ़ाया जाए डेली बेसिस पे जाकर के उसकी बुक रीडिंग करिए, और जो कुछ पढ़ा है उसको अपनी लैंग्वेज में, सेल्फ लैंग्वेजेस में उसके शॉर्ट नोट्स बना करके, फॉर्मूले बना करके एक बार एक कॉपी में, डायरी में कहीं लिख लो, कहीं ना कहीं। ये काम जरूर से जरूर करो आप। सेकंड पॉइंट पर आइए। 0,2,0 is the point on the y-axis. Our dipole is also on the y-axis. Both are on the same axis. क्या हुआ ये? सर इन डायरेक्शन ऑफ पी। और फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे?
फॉर्मूला 2 kp upon r cube. KP by r cube. r cube. एक 2 एक्स्ट्रा है, तो ये 2 मल्टीप्लाइड बाय ये पूरी चीज एज इट इज आ जाएगी, उसको फिर से नहीं लिख रहे, जो मतलब k आएगा, p आएगा, r क्यूब आएगा, लेकिन यहाँ पर डायरेक्शन का फर्क आ जाएगा. नाउ इन अ डायरेक्शन ऑफ p. So y J cap. Yes, J sir. cap. तीसरे पॉइंट पे बताओ. सर इक्वेटर हो जाएगा. z एक्सिस. नाउ इज इट अलोंग द डाइपोल? नो सर. No, No, sir. sir. No, sir. परपेंडिकुलर टू डाइपोल? No, perpendicular to dipole. Yes, sir. क्या हुआ वो? Yes, sir. परपेंडिकुलर टू डाइपोल क्या हुआ? ये वाला केस है कि ये वाला केस है? KP by r cube वाला. KP by r cube. First मतलब case. कि ये यहाँ पर जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी वो तो पहली वाली ही आएगी, न्यूमेरिकल वैल्यू पहली वाली आएगी. और Yes, डायरेक्शन sir. क्या आएगा? डायरेक्शन क्या आएगा? अपोजिट टू p. माइनस नेगेटिव नेगेटिव मतलब एक्सिस. माइनस. Minus J cap. बस इस तरीके से अगर आप पढ़ोगे तो प्रॉब्लम में नहीं आओगे, क्योंकि हम लोग समझा रहे हैं अलग लैंग्वेज, जो आपको पेपर बनाने वाले लोग हैं उनकी अलग लैंग्वेज, किताब लिखने वालों की अलग लैंग्वेज. सबसे बड़ा प्रॉब्लम आप लोग के लिए है लैंग्वेज को डिकोड करना. लैंग्वेज डिकोडिंग सबसे टफेस्ट पार्ट है. ट्रस्ट मानो, अगर तुम्हारे एग्जामिनेशन हॉल में तुम्हारे बगल में कोई बैठ जाए और जो तुमको क्वेश्चन का मतलब समझा दे, तो शायद आप सबके सब सारे क्वेश्चन कर ले जाओ. एक और एग्जांपल बस वाइंड अप करेंगे, लेकिन टॉपिक अधूरा नहीं छोड़ सकते. एक और एग्जांपल दिखाते हैं. सपोज दैट ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, सॉरी ये y एक्सिस, ये z एक्सिस, और इस तरफ हमारा x एक्सिस. हमने दो डाइपोल्स यहाँ रखे. एक डाइपोल हमने रखा है z एक्सिस की तरफ ऑफ डाइपोल मोमेंट p1, और एक डाइपोल हमने रखा है नेगेटिव ये y एक्सिस की तरफ डाइपोल p2. Two dipoles. And now I have a point on the x axis which is x comma 0 comma 0. What will be electric field at this point? जिस दिन आपको ये समझ में आ जाएगा कि प्रॉब्लम की लैंग्वेज और आपके फॉर्मूले शीट की जो लैंग्वेज है, जिस लैंग्वेज में आपने फॉर्मूले को समझा है और जिस लैंग्वेज में प्रॉब्लम दी है, ये दोनों को आपस में कनेक्ट करना सीख जाओ. आप बताओ क्या करें? सर पहले P1 का निकालेंगे, फिर सर P2 K का P1 में r cube. डायरेक्शन में आएगा, क्योंकि हाँ, ये कॉन्फिडेंस पहले अपने मन में लाओ कि साला डाइपोल ही जो पूछ रहा है, तो डाइपोल अगर पूछा है वो तो हमने पढ़ रखा है, तो ऐसा क्या है कि हमसे क्वेश्चन नहीं हो सकता. ये शायद हम क्वेश्चन समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए नहीं हो पा रहा है, तो लगाओ दिमाग वहां पर. सर दोनों में इक्वेटर का यूज होगा. क्यों? परपेंडिकुलर है. दोनों से परपेंडिकुलर है. P1 same upon direction r होगा. cube dot P2 upon r. अब देखो समझ आने लगा ना कि यहाँ पर यार दोनों, एक डाइपोल z एक्सिस पर है, एक डाइपोल y एक्सिस पर है, पॉइंट x एक्सिस पर है. ये तो इक्वेटर वाला केस हो रहा है. खत्म हो गई Yes. बात. कॉन्फिडेंस लगा करके दो, इसका मतलब दो इलेक्ट्रिक फील्ड आएंगे क्योंकि दो डाइपोल है. तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड KP by आएगी? x क्यूब एक माइनस j कैप K है, और P1 KP upon by r x क्यूब cube. एक माइनस k एक कैप. मिनट, k p1 अपॉन x क्यूब, इसका डायरेक्शन बताओ फटाफट. ये डाइपोल z एक्सिस पर है, इक्वेटर पे सॉल्व कर रहे हो, डाइपोल के minus k अपोजिट So Minus minus K. J cap. minus I cube. ठीक है. माइनस के, बच्चा माइनस के, कंफ्यूजन नहीं. और एक p2, k p2 by x क्यूब, क्या डायरेक्शन होगा? माइनस j कैप. Minus J cap. Minus J cap. खत्म हो गया. This is called knowing and applying. This is knowing and this is how you apply your understanding part. इनके बीच प्रॉब्लम सिर्फ लैंग्वेज की. फॉर एग्जाम्पल इसी में अगर मैं एक पॉइंट लेता जो कि y एक्सिस पे होता है, which is 0, y, 0, क्विकली क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे यहाँ पर? फास्ट इलेक्ट्रिक फील्ड है 0, y, 0. फॉर डाइपोल 1 कौन सा फॉर्मूला लगाएं? डाइपोल 1 के लिए P upon r KP upon r cube. X cube. X डायरेक्शन cube. बोलो. Sorry, y. माइनस k कैप. Minus. Minus K cap. K cap. दूसरे डाइपोल के लिए बोलो. सर Two KP2 KP upon upon x KP cube. upon Upon r. j कैप. P upon y cube.
सर जे कैप जे J कैप cap. प्लस जे कैप। हाँ, समझ आ रहा है, क्योंकि ये पॉइंट P2 के लिए एक्सिस है लेकिन P1 के लिए इक्वेटर है। अपोजिट में। बस इतना ही भैया करना है मालिक लोग आप लोग को। अगर ये समझ में आ गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाय द डाइपोल के क्वेश्चंस अब आगे आपको सेट कर पाओ, ये हम उम्मीद कर रहे हैं इसमें। ठीक है, सो जो बोला है उसको जरूर करो। आज का जो लेक्चर है उसको जाकर के जरूर रिवाइज करिए, किताब से जरूर पढ़िए, और ये काम डेली बेसिस पे करो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों में करो। अभी आप देखो महीने भर के अंदर आप लोग की परफॉर्मेंस कहाँ पे आ जाती है, कितना राइज हो जाता है। मिरेकल तो नहीं हो पाएगा लेकिन मिरेकल की बिगिनिंग हो जाएगी, और मिरेकल भी हो जाएगा 2-4 महीने में, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। बाय बाय। थैंक यू थैंक यू सर। सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू, चलो थैंक यू बाय। सर। थैंक यू जी।